तेरे निखरा मैनू पटिया दस मैं कि प्यार विचों खटिया। आय हाय, इतना सुकून, इतना सुकून। जी जनाब, तो आज इतना सुकून इसलिए है कि हफ्ते का दिन है, वीकेंड है और अभी ये सुबह के 6 बजे सारी दुनिया सो रही है। और हफ्ते के दिन इतनी सुबह उठ के चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हुए काम पे जाने का जो मज़ा है ना, मेहनत का जो मज़ा है ना, आपके भाई को बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे तो नहीं होता है। अगर आप करना चाहते हैं, आप लेना चाहते हो तो आप आ जाए मेरी जगह। अभी बहुत से लोग कहेंगे कि हम तो आने के लिए तैयार है, क्योंकि ये वीडियो जैसा कि टाइटल से जाहिर है नॉर्वे के बारे में होने जा रही है, जो कि आपके सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे हम। तो अगर अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन कर लें। और सवाल जो हैं आपके इस दफ़ा बड़े खतरनाक किस्म के। एक बात है कि हफ्ते के दिन सुबह सुबह ना जाते हुए मज़ा बहुत आता है, क्योंकि दुनिया काफ़ी कम होती है, तो आप बड़े आराम सुकून से एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। ये नहीं होता कि मतलब किसी से टक्कर ना हो जाए, टक्कर भी नहीं हो सकती आपकी। A few moments later. सुबह सुबह का व्यू चेक कर, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो जो आगाज़ करते हैं आसान से सवाल से। एक भाई ने पूछा है कि विंटर नॉर्वे में कब आ रहा है। भाई आ रहा है, हमें क्यों याद दिला रहे हैं? हम ऑलरेडी, हमें पता है कि विंटर आ रहा है, कि अभी सितंबर तो ज़ाहिर आ गया है। पिछले कुछ दिनों से मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, काफ़ी गर्मी हो रही है, जो कि सितंबर में ज़रा अनयूजुअल है। लेकिन ये कि आपको पता नहीं चलना, अचानक आप सुबह उठना है और ठीक ठाक किस्म की ठंड होनी है। वैसे अभी टिकट चेक करने वाला आ गया था। एनीवे, पिछले दिनों टेम्परेचर जो था वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो जा ही रहा था। अभी फिर अचानक 25 तक चला गया है। लेकिन ये कि बस आप हफ्ता डेढ़ इंतज़ार करें, मुझे लगता है काफ़ी हद तक ठंड हो जानी है। और फिर अक्टूबर में तो काफ़ी ठंड हो ही जाती है, और कोई पता नहीं बर्फ़बारी भी हो जाए। 2000 years later. और जिसके साथ मैं अपने काम पे पहुंच गया हूँ, लेकिन काम शुरू करने से पहले मैं आपके एक और सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहूँगा। तो जनाब पीर मोहम्मद राशिद नक्शबंदी साहब लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप माशाल्लाह वहाँ पे खुश हैं। अल्लाह पाक आपको मज़ीद नवाजे, आमीन। और एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोग जो नॉर्वे आना चाहते हैं उनके आप बाजू बन जाएं, ताकि उनकी दुआ से अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ बख्शे। तो पीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना खूबसूरत कमेंट का। मुझे खुशी हुई कि आप हमारे ब्लॉग या हमारी वीडियोस आपने भी देखी हैं। तो आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं जहाँ तक मुमकिन हो हेल्प करने की, चाहे वो गाइडेंस की सूरत में हो, चाहे वो किसी और तरीके से हेल्प हो। पेपर वर्क में भी मतलब ये कि कोई इलीगल काम नहीं, लेकिन ये कि अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि पेपर कैसे फिल करना है या इस तरह का कुछ चीज़। और इवन हमने यहाँ लोगों को रहने के लिए थोड़ा बहुत जगह का इंतज़ाम वगैरह भी करने में हेल्प की, जो लोग यहाँ आए थे। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल मेरे पास बहुत से इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे, टिकटॉक पे। हर एक मुझसे ये कह रहा है कि किसी तरह आप हमारा वीज़ा लगवा दें, किसी तरह आप हमें नॉर्वे में बुला लें, हमारी जॉब का बंदोबस्त कर दें। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नॉर्वे में कोई भी बंदा जो जॉब करता है वो किसी तरह भी आपका वीज़ा नहीं लगवा सकता। नॉर्वे में अगर वीज़ा लगाना है आपने किसी का, तो एक चांस हो सकता है अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें आपको लेबर या कुछ ऐसा एक्सपर्टीज़ चाहिए हो जो नॉर्वे में अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप किसी को बुला सकते हैं। और हो सकता है अगर आप बिज़नेस करते हों तो कोई और चांसेस भी होते हों आप किसी को वीज़ा लगवाने का। लेकिन जॉब में आपके पास ऐसा कोई चांस नहीं, क्योंकि आप खुद किसी के पास जॉब कर रहे हैं। आप किसी की जॉब नहीं लगवा सकते और आप किसी को वीज़े पर नहीं बुला सकते। तो इस सिलसिले में मैं उस तरह हेल्प नहीं कर सकता, तो इसके लिए मैं बहुत माजरत हूँ। मुझे पता है जो लोग मुझसे कहते हैं, मुझसे पूछते हैं, उनकी मजबूरियाँ हैं। कोई भी ज़ाहिर है खुशी से ये नहीं चाहता कि अपना मुल्क अपने लोगों को छोड़ के वो बाहर आए, लेकिन उनकी मजबूरियाँ अपनी जगह, लेकिन मेरी मजबूरी भी अपनी जगह। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये बात समझेंगे। इसमें मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई मैं डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ या किसी किस्म का भी कुछ हेल्प ना करने की कोशिश। मैं अपनी तरफ से जो हेल्प कर सकता हूँ, ये वीडियोस भी उसी हेल्प का हिस्सा हैं। तो उम्मीद आप बात समझेंगे, और इस तरह के मैसेज आप करें तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या जवाब दूँ, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के मैसेज ना ही किया करें कि मैं आपको वीज़ा दिलवाऊँ। मैं आपको वीज़ा नहीं दिलवा सकता। इनफैक्ट कोई बंदा भी यहाँ आपको वीज़ा नहीं दिलवा सकता। और जो आपको एजेंट्स वगैरह पाकिस्तान में वीज़ा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनमें अगर कोई, मुझे पता नहीं कि कोई रियल है या नहीं, लेकिन जो उनके फ्रॉड है उसके बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पर देख लें। 2-3 वीडियो पीछे ही वो वीडियो होगी इंशाल्लाह। जी, तो एक भाई हैं जुनेद जो पूछ रहे हैं, भाई काम इजी मिल जाता है क्या? भाई इजी तो आजकल चपेड़ भी नहीं मिलती। इजी कुछ भी नहीं मिलता दुनिया में।
लेकिन अब मुझे दूसरे मुल्कों से मैं कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये कि नॉर्वे में भी पिछले डेढ़ साल में ना जो बेरोज़गारी की शरह है उसमें इजाफा हुआ है। उसकी वजह ये है कि खर्चे जो हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि हर एक जगह पे, हर काम वाली जगह पे वो बंदे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, खर्चा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन हमारी जॉब पे, जहाँ मैं शॉप में, स्टोर में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ भी यही सिचुएशन है कि बस बंदे कंट्रोल करें, कम बंदे रखें और जितना खर्चा बचा सकते हैं उतना बचाने की कोशिश करें। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हुआ है। ऑब्वियसली आपको बहुत कोशिश करनी पड़ती है जॉब ढूंढने के लिए। डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशंस पे, डिपेंड करता है कि आप उनको क्या दे सकते हैं, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें ज़ाहिर काउंट होती हैं। और ज़ाहिर है कुछ ऐसे प्रोफेशंस होंगे जिनमें थोड़ी इजीली जॉब मिल सकती होंगी, कुछ ऐसे होंगे जिनमें जॉब मिलना इंतहाई मुश्किल होगा। अब जहाँ मैं स्टोर में काम करता हूँ, तो यहाँ जो है आपको किसी स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत ऐसा सच नहीं है। तो इन जगहों पे अमूमन आपको जॉब मिल जाती है, लेकिन ये कि इसको भी इतना इजी ना लें। अगर हमारे पास कोई एक वैकेंसी खाली होती है और हम इश्तिहार देते हैं कि हमें एक बंदा चाहिए काम के लिए, और छोटी सी वैकेंसी होगी जिसमें आपको शायद हफ्ते में 1 या 2 दिन काम करना है, तो 50, 60, 70 जो हैं आपको एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इतना आसान भी नहीं है काम मिलना, क्योंकि काम अगर आप 300, 100, 200 जितने बंदे पे अप्लाई करेंगे, काम तो 1 या 2 कोई मिल रहा है ना। तो ये थोड़ा सोचना पड़ता है कि इतना भी आसान नहीं है। One eternity later. लें जी, 3 बज गए हैं और मौसम देखिए कितना शानदार है। और फाइनली जी आपके भाई ने भी छुट्टी कर ली है, और जिसका मतलब है कि हमारा भी वीकेंड फाइनली स्टार्ट हो गया है। बेशक थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, 1 दिन की छुट्टी होगी, लेकिन ये कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है ना। बिल्कुल। 2000 years later. तो जी भाई घर पहुंच गया, और अभी हम इससे पहले कि अपने इजी पीजी हुलिये में आए, उससे पहले मेरे ख्याल में आपका एक सवाल ले लेते हैं। आप में से एक भाई ने सवाल किया है कि नॉर्वे में टैक्स जो रेशो है वो कितना है। तो बेसिकली अगर हम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखिए, तो वहाँ लिखा हुआ है 22%, जो कि बेस लाइन है। उसके बाद अगर आपकी तनख्वाह ज़्यादा होती है तो उस पर ज़्यादा टैक्स है, अगर आपकी तनख्वाह कम होती है तो आप पे कम टैक्स होएगा। लेकिन ये टैक्स जो है वो आपकी जो टोटल तनख्वाह है उसमें से कुछ डिडक्शन भी होती है। जैसे कि अगर आपका बच्चा किंडरगार्टन जाता है, या आपने बच्चे की निगहदाश्त के लिए किसी को रखा है, तो उसमें से भी आपकी थोड़ी बचत होती है। अगर आप सफ़र करके जा रहे हैं, थोड़ा दूर जा रहे हैं काम पे, तो उसमें से आपको थोड़ा डिडक्शन मिल जाती है। इसी तरह अगर आपने लोन लिया, मॉर्गेज लेके मकान या घर लिया हुआ है, तो उस पर जो आप रेंट देते हैं, इंटरेस्ट रेट जो होता है आपका, उसमें भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। तो इस तरह की चीज़ें करके जो बाकी तनख्वाह आपकी बचती है उस पर आपका टैक्स लगता है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि जितनी आपकी तनख्वाह ज़्यादा होगी उतना ही टैक्स भी आप पे ज़्यादा होता जाएगा। यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की। जो दूसरे टैक्स हैं वो इसके अलावा हैं, जैसे कि अगर आपका घर है तो उस पर भी टैक्स लगेगा, आपकी जायदाद का टैक्स होएगा, खाने पीने वाली चीज़ें जो आप खरीद फरोख्त करते हैं उन पर टैक्स है, तो वो चीज़ें अलग से हैं। लेकिन हम यहाँ सिर्फ इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। अगर आपको ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा सर्व किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि अभी गर्मी है, लेकिन गर्मी जितनी भी हो, चाय लवर्स जो हैं चाय नहीं छोड़ सकते। 2000 years later. थोड़ा बहुत आराम करने के बाद आपका भाई ना नेक्स्ट सवाल के लिए बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट सवाल जो है वो है कि नॉर्वे में हाउसिंग का क्या सीन है, हाउसिंग के बारे में एक वीडियो बनाया। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाने के बजाय हम यहाँ ही सवाल और जवाब में वो सीन ऑन कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि नॉर्वे में हाउसिंग का क्या सीन है। तो जैसा कि दूसरे मुल्कों में भी, या अक्सर मुल्कों में ऐसा होता है कि लोग अपना घर खुद ही ख़रीदते हैं, तो नॉर्वे में भी सेम यही सीन है। अगर कुछ साल पहले तक देखा जाए तो ये था कि 75 से 80% तक जो लोग हैं उनके पास अपना घर था, ज़ाती घर, और जो बाकी तकरीबन 25-20% लोग थे वो किराए पे रह रहे थे। तो वो थोड़ा कम सेक्शन है आबादी का जिनके पास अपना मकान नहीं है। ये कुछ साल पहले का रिकॉर्ड है, अभी का शायद थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन ये कि कुछ ज़्यादा शायद फ़र्क नहीं पड़ा होगा। और जो वो किराए पे लेते हैं वो बेसिकली प्राइवेट लोगों से ही मकान किराए पे लेते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास अपने मकान का कुछ हिस्सा है जो मैंने किराए पे दे दिया हो, या मेरे पास एक और मकान हो जो मैंने किराए पे दे दिया हो, या मैंने अपार्टमेंट्स वगैरह लेके वो किराए पे दिए हो, तो इस तरह का सीन चलता रहता है। तो वो लोग भी ये काम करते हैं इस तरह। और जिसके अलावा जो शहरी गवर्नमेंट होती है आपकी, वो भी आपकी हेल्प करती है मकान के हासिल करने में या किराए पे लेने में। उनकी अपनी रहायशें होती हैं जो वो किराए पे देते हैं उन लोगों के लिए जो ख़ुद से मकान नहीं किराए पे ले पाते किसी भी वजह से।
उसमें ज़्यादातर वजूहत जो होती हैं वो यही होता है कि आपके पास इतनी आमदनी नहीं है या आपकी स्पेशल नीड्स हैं या इस तरह का ना कुछ। तो जो होती हैं सरकारी रहायशें जिनको कहा जा सकता है, तो उसमें फिर आपको ये कि डिपॉजिटम वगैरह जमा नहीं करवाना पड़ता और शायद उनका किराया भी निस्बतन कम होता है। लेकिन ये कि वो आपको पहले ज़ाहिर उन अप्लाई करना पड़ेगा और वो देखेंगे कि आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिनको इस हेल्प की ज़रूरत है या नहीं। तो इस तरह का ये सीन है हाउसिंग का। हाउसिंग की बात हो ही रही है तो मैं ये भी जिक्र कर दूं कि आजकल आप लोग बहुत फरमाइश कर रहे हैं कि होम टूर, हाउस टूर दिया जाए। तो इस सिलसिले में बात करते हैं ज़रा बेगम साहिबा से। यास्मीन, हाँ जी, प्लीज़ ना होम टूर कर लें। देखो कितने लोग फरमाइशें कर रहे हैं होम टूर की। अभी अगले दिन किसी ने कमेंट किया तो मैंने नीचे ये लिखा कि घर वाले नहीं मानते। हाँ वो मैंने सुना था, जब मैंने पढ़ा था कि घर वाले नहीं मानते। तो फिर कब करें यार, हाउस टूर कर देते हैं क्या, लोग खुश हो जाएंगे, हमारा क्या है। हाउस टूर क्या सबको नजर तो आता ही है ब्लॉग में, और क्या हाउस वो और नजर आता है ना, हम डिटेल से बताएंगे बहुत ज्यादा। लगता है कि सबको पता है कि किधर क्या, फिर भी वो देखना चाहते हैं तफसीलात जानना चाहते हैं। मतलब ज़रा अब कमरे तो आप उस तरह नहीं दिखाते, हमारा कमरा तो फिर नजर आ ही जाता है। थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे हम दूसरा, लेकिन ये कि हम ज्यादा डिटेल हाउस टूर नहीं करेंगे जैसे लोग करते हैं, हम सिंपल वाला करेंगे। जब किचन बनाया था वो भी थोड़ा सा पता ही दिखाया है कि था, किचन है, लेकिन करने दो, आप ज्यादा नखरे नहीं करो। तो करें, मेरी तरफ से आप ही नहीं कर रहे, आप नहीं लटकाया हुआ। तो चलें ऐसा करते हैं कि जब इंशाल्लाह बेबी इस दुनिया में तशरीफ़ ले आएगा, जब मुझे छुट्टियां होंगी तकरीबन 2 हफ्ते की काम से, तो उन छुट्टियों में कोशिश करेंगे हाउस टूर करने की, ठीक है। तब आपको बड़ा टाइम टाइम अभी तो लग रहा है कि बड़ा हो गया, लेकिन उस वक्त नहीं होगा, लेकिन बेबी को उठा उठा के हम हाउस टूर करेंगे। सब्सक्राइब कर लें अभी से। आसमान चेक करें जी, माशाल्लाह इस वक्त कितना खूबसूरत लग रहा है। हम बेसिकली खाना खाने में लग गए थे और अभी शाम के साए गहरे होने लगे हैं, शाम होने वाली है। तो मैंने सोचा आपके सवालों के जल्दी से जवाब दूं और आज की वीडियो ख़त्म करूं, क्योंकि भाई आपका थका हुआ है, काम से आया ना भाई। नेक्स्ट सवाल किसी ने पूछा है, ब्रो वर्क परमिट का क्या सीन है, एक वीडियो वर्क परमिट के बारे में भी बता दें, टोटल इसका प्रोसेस जो होता है वो बता दें। तो मैं इस बारे में पहले भी जिक्र कर ही चुका हूँ, अभी दोबारा जिक्र कर देता हूँ। अभी आयरा इधर आई है और लीना भी, वो दोनों कह रही हैं दरवाज़ा खोलो, हमने भी टेरेस पे आना है, तो उनको लेके आते हैं। रो क्यों रही हो? तो हाँ मैं खोलता हूँ ना। ये आज 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 ये दम से कर रही हो? मामा भी होगी। ओहो, मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है ऑफिशियल वही दे सकता हूँ इस बारे में, और वो सिंपल यही है कि अगर आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, आप अगर स्किल्ड वर्कर्स हैं तो आपका चांस बनता है, लेकिन उसके लिए शराइत जो हैं वो ये है कि आपने अपनी हायर एजुकेशन जो है कंप्लीट की हो। कि एग्जांपल्स उन्होंने दी हैं, जैसे इंजीनियर हैं या नर्स हैं, या आपने कोई वोकेशनल ट्रेनिंग की हो, जैसे कारपेंटर हैं या हेल्थ वर्कर हैं, तो फिर आप को अगर जॉब ऑलरेडी मिल चुकी है, आपके पास जॉब ऑफ़र है, तो आपका वीज़ा लग सकता है। दूसरा ऑप्शन जो होता है वो है सीजनल वर्कर्स। उसका उन्होंने लिखा हुआ है कि सीज़न के हिसाब से जो जॉब्स होती हैं, जैसे जंगल वगैरह में कोई काम, एग्रीकल्चर का काम, फ़िशिंग का काम और इस तरह का अगर काम आपको मिलता है तो आप सीज़न में आके करके फिर आपको वापस जाना होता है। इसके अलावा जॉब सीकर्स एक उनकी कैटेगरी है, और उसका सिंपल ये है कि अगर आप ऑलरेडी नॉर्वे में हैं जैसे स्टडी वीज़े पे, तो फिर उसके बाद आपको जॉब के लिए वीज़ा मिल सकता है। तो यही हैं जी वीज़े के ऑप्शंस। इसके अलावा वर्क परमिट मिलने के इस तरह कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप शादी करके आते हैं तो फिर हो सकता है फिर आपको मिले, लेकिन ये कि इतना आसान नहीं है जिस तरह आपको लगता है। और अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, और अगर आप वहाँ बैठ के पाकिस्तान और इंडिया में यहाँ जॉब ढूंढ लेते हैं, फिर ठीक है, फिर चल सकते हैं। और जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइल्ड वेलफेयर सर्विस कितना पे करती है बेबी की बर्थ पे पेरेंट्स को, बेबी टेक केयर के लिए। और ये सवाल स्क्रीन पे जो आपके सामने आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट जो मैंने लगाई है, वो 3 बंदों ने सवाल किया है। बेसिकली 4 बंदों ने किया था। एक और वीडियो के नीचे भी ये कमेंट था, और मुझे लगता है यही कि बंदा है जिसने 4 अकाउंट बना के ये सवाल कर रहा है, और किसी को बड़ी फिक्र है चाइल्ड वेलफेयर कितना पैसा देती है। तो बेसिकली होता ये है कि जब आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आप या तो एक जो महसूस रकम है वो ले सकते हैं, वो बस कवर करती है, फिर आप खुद ही देख लें जो भी आपने करना है उससे। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं दोनों मियाँ बीवी, तो इस हिसाब से फिर आपको ना तकरीबन दोनों की मिला के 1 साल की छुट्टियाँ विद पे मिलती है। आपको तनख्वाह भी पूरी मिलती है और आपको छुट्टियाँ भी मिलती हैं।
बल्कि मेरे ख्याल में 48 वीक्स हैं या कुछ इस तरह, लेकिन एग्जैक्टली मुझे अब याद नहीं। एक बार माँ को मिलती हैं छुट्टियाँ, फिर बाप को मिलती हैं, फिर दोनों को एक साथ मिलती हैं, तो इस तरह करके ये आपको सहूलत मिलती है। जो आपको महसूस एक रकम मिलती है अगर आपने सिर्फ एक बार ही पूरी पेमेंट लेनी है, तो वो मिलती है आपको जी 92,000 नॉर्वेजियन क्रोन्स। पाकिस्तानी रुपीस में या इंडियन रुपीस में कितने बनते हैं स्क्रीन पे आ रहा होगा इस वक्त। इसके अलावा आपको हर महीने 1760 नॉर्वेजियन क्रोन्स मेरे हाल में मिलते हैं। वो आपको मिलते रहते हैं जब तक बच्चा आई थिंक 18 साल का नहीं हो जाता, कुछ इस किस्म का है, तो आपको मिलते रहते हैं वो पैसे भी हर महीने। तो ये है जी चाइल्ड वेलफेयर का, जिसका आपको बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था और कुछ ज़्यादा ही बेताबी थी इस सवाल का जवाब जानने के लिए। तो जी एक और सवाल है जो एक्चुअली आज ये वीडियो के नीचे आया है, तो मैंने सोचा आज इसका जवाब देते हैं। आज किस्मत से हम ये बना भी रहे हैं वीडियो। शहरियार शाह हैं जी हमारे भाई, जिन्होंने सवाल किया है कि फ्यूल पंप यानी कि जो पेट्रोल पंप वगैरह हैं उन पे सैलरी कितनी है ऑलमोस्ट, बिकॉज़ मैं फ्यूल पंप की जॉब पे आना चाहता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्टार्ट में जो आपको पे मिलती है हर मतलब पर आवर के हिसाब से जो मिलती है आपको, तो वो तकरीबन 178-79 नॉर्वेजियन क्रोन्स है अगर आप अभी जॉब स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है लास्ट एग्रीमेंट है वर्कर यूनियंस का पेमेंट के हवाले से कि आपको पर आवर कितनी पेमेंट मिलेगी। तो ये आपके सवाल का सिंपल सा जवाब था। अब ज़ाहिर इस पर डिपेंड करता है कि आपको जॉब कितनी मिलेगी, मतलब ये कि आप हर रोज़ फुल टाइम जॉब कर रहे होंगे या आपको कुछ दिन करने पड़ेंगे या कुछ आवर्स के हिसाब से जॉब मिलती है, ये डिपेंड करता है। लेकिन ये कि आपको पर आवर के हिसाब से पेमेंट मिलेगी। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके सवालों के जवाब देने की पूरी हद्दुल इम्कान कोशिश की कि आपके सारे सवालों के जवाब दूँ। और मैं किस हद तक कामयाब हूँ ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको मज़ीद कुछ सवाल हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी उनका फिर रिप्लाई कर दूँ आप लोगों को। लेकिन ये कि फिर मैं वो दोबारा ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के सवाल के वीज़ा लगवा दें या ये मतलब बार बार एक ही किस्म के सवाल आ जाते हैं कि वीज़ा कैसे लगवाएं, वीज़ा कैसे लगवाएं, उसके कोई उस तरह का जवाब किसी के पास नहीं है। आपकी सिचुएशन क्या, आप क्या करते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या, मतलब हज़ार चीज़ें हैं जो कंसिडर की जाती हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ बैठ के कोई आपको ऐसे नहीं बस बोल सकता कि ओके इस तरह से आपका वीज़ा लग जाएगा, और इतना आसान भी नहीं है। यहाँ वीज़ा बहुत सख्त है। और अगर आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन जो बाहर रहते हैं आपको ये बताते हैं कि वीज़ा नहीं लग रहा या बहुत मसले हैं, तो वो सच कह रहे हैं, क्योंकि वीज़े वाकई नहीं लग रहे। और अगर आपके बहन भाई या रिश्तेदार बाहर रहते हैं वो आपको बताते हैं कि आजकल हालात बड़े तंग हैं, हाथ बड़ा तंग है क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत हो गई है, तो वो भी बिल्कुल सच कह रहे हैं। बहुत फ़र्क पड़ा है पिछले 5 सालों में नॉर्वे में, मतलब कि पिछले 5 सालों में महंगाई और खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि, और इस हिसाब से ज़्यादा तरह नहीं बढ़ी कि बहुत मुश्किल हो रहा है गुजारा करना यहाँ लोगों के लिए उस लाइफस्टाइल का जिसके लोग आदी हैं। तो इस वजह से मुश्किलात हो रही हैं। खैर ये थी वीडियो, अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीते रहें, दूसरों को भी जीने दें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।